Hello everybody, welcome back to the channel. This is Anu and I welcome you all to my channel. आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 11th. इसके 3 पार्ट्स होंगे. इसके मेजरली बोल सकते हो कि एनिमल टिश्यू एक टॉपिक है, फ्रॉग एक टॉपिक है एंड उसके बाद कॉकरोच एक टॉपिक है. ठीक है. नाउ एनिमल टिश्यू से अपन स्टार्ट करते हैं. एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले देखो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं ये अपन देख लेते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स होते हैं 2 टाइप के. एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर का अगर मैं उसके वर्ड को ब्रेक करूँ ना, यूनिसेल्युलर में यूनि मतलब होता है सिंगल, सेल्युलर का मतलब होता है कि सेल. एंड हम लोग फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जो है ना सिंगल सेल सारे के सारे उनके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मोनेरा, प्रोटेस्टा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके. एंड वैसे ही अगर मल्टी सेल्युलर की बात करूँ, इसके वर्ड को अगर अपन ब्रेक करें तो ये होगा मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड सेल्युलर मीन्स सेल. सो द बॉडी ऑफ मैनी सेल्स बोल सकते हैं. एंड इसका एग्जांपल होगा किंगडम एनिमेलिया और बहुत से एग्जांपल्स होंगे. ठीक है. आप लोग जब 11th क्लास को और आगे पढ़ते जाओगे तो आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते जाएंगे. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो फंक्शंस होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग जो काम होते हैं वो डिवीजन किया जाता है उनका, कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन इस पर्टिकुलर चीज़ को करेगा करके, ताकि इससे क्या होता है ना कि जो कोई भी काम कर रहे होते हैं वो बहुत ईजिली हो जाता है. जैसे कि अगर मैं किसी भी ऑफिस की बात करूँ एग्जांपल लेके, कि ऑफिस में भाई बहुत सारे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम के लिए स्पेसिफिकली उनको डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट उनका जो आउटकम है वो ईज़िली बहुत ज़्यादा उनको आउटकम प्रॉफिटेबल हो. वैसा ही मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है दैट ड्यू टू मल्टी सेल्युलैरिटी डिविजन ऑफ लेबर अकर. डिविजन ऑफ लेबर मतलब होता है कि काम को बांट दिया जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. मूविंग ऑन, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम. प्रॉपर्टीज़ किसकी? एनिमल टिश्यू की. सबसे पहला होता है मल्टी सेल्युलर. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो यूनिसेल्युलर नहीं होते हैं, दे आर मल्टी सेल्युलर, यानी कि हम जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है भाई. दूसरा चीज़ होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम पहले इंजेस्ट करते हैं फूड को एंड उसको हम हमारे बॉडी के अंदर ही हमारा जो फूड है जो हमने इंजेस्ट करा है वो ब्रेक डाउन होता है. दैट इज़ व्हाट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़. एंड ऑल्सो जो एनिमल्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है द एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स. तो ये मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं. एंड ऑल्सो तुम ये भी बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल टिश्यू बोल सकते हो मेजरली, वो यूकैरियोट्स होते हैं. यूकैरियोट्स मतलब कि उनमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब फर्दर बात करते हैं टिश्यूज़ की. ठीक है. टिश्यूज़ का यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है. डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है. टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ similar cells having some intercellular space between them that is filled with intercellular substance, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि परफॉर्म कर रहा होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन. देखो इसका मैं एक तुमको यहाँ पे डायग्राम भी मैंने दे दिया है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. होता क्या है, ये जो सब दिख रहे हैं ना ये सब सेल्स हैं. एंड सेल्स के आसपास ये वाला जो रीजन है ये इंटरसेल्युलर स्पेस है. एंड इस इंटरसेल्युलर स्पेस में क्या होता है ना, इंटरसेल्युलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं मैट्रिक्स. ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना कि जो सेल्स हैं उनके आसपास में जो भी प्रेजेंट है सब्सटेंस उसको मैट्रिक्स बोला जाता है. एंड यही ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है. ठीक है. मूविंग ऑन. एंड इंटरसेल्युलर स्पेस को ही एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस भी बोल सकते हो, विच इज़ फिल्ड विथ मैट्रिक्स या फिर इंटरसेल्युलर फ्लूइड.
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो देखो, इंट्रा मतलब होता है विद इन, ठीक है। इंट्रा यानी कि अंदर ही अंदर, यानी कि विद इन बोला जाता है। बट इंटर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि बिटवीन जो भी प्रेजेंट होता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं इंटर, ठीक है। मूविंग ऑन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना होता है? सबसे पहले तो कोई भी चीज़ सेल से बनी होती है। सेल के बाद उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन का होता है, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ टिश्यूज़ को अपन क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? टिश्यूज़ आर मेजरली क्लासीफाइड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 टाइप्स बोल सकते हो। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू। एक एक करके हर एक टिश्यू को बहुत अच्छी तरीके से वी हैव टू स्टडी, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, मेजरली एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? इट इज़ फॉर द कवरिंग एंड लाइनिंग, प्रोटेक्शन, और बोल सकते हो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं एपिथेलियल टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू मेजरली सपोर्ट में एंड लिंकेज में काम आ जाता है। मस्कुलर टिश्यू तो भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। लोकोमोशन, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता देती हूँ लोकोमोशन का और मूवमेंट का डिफरेंस क्या है, जो कि अपन लोग आगे पढ़ेंगे भी, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आप क्लियर होते चलो। लोकोमोशन का मतलब होता है ना कि अगर हम लोग एक जगह पे ना रह के, मतलब हमारी बॉडी मूव तो कर रही है बट उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है हमारी बॉडी का, तो वो होगा लोकोमोशन। बट मूवमेंट में क्या होगा ना, जब हम लोग मूव कर रहे हैं बट विदाउट चेंजिंग द बॉडीज़ पोजीशन, तो वो वाला जो मूवमेंट है, वो वाला जो मूव है, दैट इज़ व्हाट मूवमेंट इज़। बट लोकोमोशन के केस में हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दैट इज़ व्हाट लोकोमोशन इज़। उसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेजरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम आता है। जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, जो आप इतना सुन रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को सुनते हुए उसको फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ाई करेंगे आगे जाके ये मेरे लेक्चर को देखने के बाद। उसके बाद बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, सब इसी के चलते होता है। किसके चलते? नर्वस टिश्यू यानी कि नर्वस सिस्टम के चलते। नाउ अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। अब यहाँ पे मैंने आपको मेजरली यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसको बता दी हैं, एंड अपन अब फर्दर एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू को अपन लोग बोलते हैं, इसको अपन लोग एपिथीलिया भी बोल सकते हैं, इसको एपिथीलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू भाई होता क्या है, एपी का मतलब होता है अपॉन एंड थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट। तो इसका ओवरऑल अगर आप मतलब देखें तो इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू में तुम लोग बोल सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता है, बट कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डायरेक्टली नहीं रेस्ट करता। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। मैं आगे आपको फर्दर अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू, एंड उसके बाद इट इज़ ऑल्सो एवास्क्यूलर। मतलब कि एवास्क्यूलर मतलब कि इसको वर्ड को अगर ब्रेक किया जाए तो ए का मतलब होता है एब्सेंट एंड वस्क्यूलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। सो ओवरऑल इसका मतलब देंगे तो एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, इसी को बोलते हैं एवास्क्यूलर। सो एपिथेलियम टिश्यू जो है इट इज़ एक्चुअली एवास्क्यूलर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ जो एपिथेलियम होती है ना, वो किसके ऊपर रेस्ट करती है? मैंने बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में वो रेस्ट करती है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। आगे मैंने डायग्राम के फॉर्म में भी आपको बताया है यहाँ पे, तो उसको आप चिंता मत करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ हाईली वास्क्यूलर, यानी कि उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड यही जो कनेक्टिव टिश्यू होती है यही प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट एज वेल एज ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डिफ्यूज़ हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू
एपिथेलियम के पास पहुंच जाती है। इसका मतलब मैं आपको फिर से बताती हूँ, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, ज़्यादा वस्क्यूलर होती है, यानी कि उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। एंड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसके नीचे प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे में। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में कौन प्रेजेंट है? एपिथेलियम टिश्यू। एंड हमने पढ़ा है जो एपिथेलियम टिश्यू है वो एक्चुअली एवास्क्यूलर होती है, यानी कि उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो उसके पास भाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, बिकॉज कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन बिना न्यूट्रिएंट्स के सर्वाइव कैसे करेगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो एपिथेलियम के पास कौन न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो है ब्लड वेसल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वो डिफ्यूज़ होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ पहुँच जाता है? एपिथेलियम के पास। एंड उसके बाद बात करें कि देखो इसके पास यानी कि एपिथेलियम टिश्यू के पास हाईली रीजनरेशन एबिलिटी होती है, यानी कि वो बहुत ईजिली रीजनरेट कर जाती है। देखो एंड जो सेल्स होती हैं ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड। एंड उनके पास बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, ठीक है। द स्पेस इन बिटवीन द सेल्स उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। बट इन केस ऑफ कनेक्ट एपिथेलियम टिश्यू इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम प्रेजेंट होती है, यानी कि बहुत कम मैट्रिक्स होगा उनके बीच, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। इसी के चलते जो ब्लड वेसल्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। एंड अगर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसे रीच कर पाएंगे एपिथेलियम के पास? तो ये भी एक रीज़न है वाई दे जो ब्लड वेसल्स हैं वो नहीं जा पाती हैं एपिथेलियम के पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया है ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये मान लो कि ये एपिथेलियम की सेल्स हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बना हुआ है, सो अपनी कलाकारी नहीं करना चाहिए मेरे को, बट स्टिल देखो ये वाली जो है, ये वाली जो लेयर है ये एपिथेलियम की है। उसके नीचे में प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर में जो है वो एपिथेलियम की सेल्स हैं। एंड ये वाली जो लेयर है एंड इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। ये वाली जो लेयर है इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम के टिश्यू के नीचे जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसकी जस्ट नीचे में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। एंड अब देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि देख लेना चाहिए आपको, कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना ये नॉन सेल्यूलर लेयर है, यानी कि इसके पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसका बना हुआ है प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब आते हैं कि इस एपिथेलियम के पास दो सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस होता है एपिकल सरफेस, या बोल सकते हो कि एपेक्स, या फिर बोल सकते हो कि फ्री सरफेस, ठीक है। एंड एक सरफेस जो प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, वो वाले सरफेस को अपन बोलते हैं बेसल पार्ट, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। एंड ये जो एपिकल सरफेस होता है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ नोन एज द एपिकल पार्ट। एंड इसी को अपन लोग फ्री सरफेस भी बोलते हैं। एंड ये जो फ्री सरफेस होता है ना एपिथेलियल टिश्यू का, इधर ये फेस कर रहा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, या फिर फेस कर रहा होता है बॉडी फ्लूइड को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि हम लोग के जो मान लो स्किन की जो सेल्स हैं, स्किन के सेल्स फेस कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, यानी कि जो एपिकल सेल है, देखो स्किन के सेल को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। स्किन के सेल्स हमारी जो सरफेस में प्रेजेंट हैं वो एपिथेलियम की सेल्स हैं। एंड जो एपिथेलियम की सेल्स हैं वो फेस कर रही हैं, उनका एपिकल पार्ट जो है वो फेस कर रहा है
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। एंड एपिकल पार्ट के नीचे बेसल पार्ट रहेगा, बेसल पार्ट के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कौन सा टिश्यू रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, जो कि प्रोवाइड कर रहा होगा न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द एपिथेलियम। जो एपिथेलियम का एपिकल पार्ट होगा वो फेस कर रहा होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इस केस में। पर अगर मैं बात करूँ किसकी, जो हमारा गट होता है ना, यानी कि मान लो ये ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप है, एंड इसमें बाहर साइड भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक होंगे अंदर साइड भी सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो बाहर सेल प्रेजेंट होंगे वो हमारी बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे होंगे। एंड ये वाले जो पार्ट हैं, देखो ये वाला जो मैंने पार्ट बताया है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। देखो ये वाला जो मान लो ईसोफेगस है ये, ठीक है, ईसोफेगस के बाहर जो ये सब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है कौन सा, एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बेसल पार्ट है। एंड जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट फेस कर रहा है हमारी बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, कि जो एपिकल सरफेस होता है एपिथेलियम टिश्यू का, वो फेस कर रहा होता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या फिर बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये जो एपिकल सरफेस होता है ना, एपिकल सरफेस यानी कि ये वाला जो सरफेस मैंने अभी आपको इतनी बार बताया है, इसको अपन लोग बोलते हैं एपिकल सरफेस। एंड ये वाला जो एपिकल सरफेस है, इसकी में कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं, या फिर ये नॉर्मली जैसे प्रेजेंट मैंने आपको बताया था वैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉर्मली इन द सेंस कि ये ऐसे ऐसे करके भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, बट इनके में कुछ मॉडिफिकेशन हो भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको दो टाइप के मॉडिफिकेशंस होंगे अगर होंगे तो, ठीक है। पहला होगा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, जिसको अपन लोग माइक्रोविलाई भी बोलते हैं। दूसरा होगा सिलिएटेड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम में क्या होगा ना, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की, वो क्या करेंगी, फोल्ड हो जाएंगी, एंड दे विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये क्यों कर किया जाता है, क्यों फोल्ड हो जाते हैं, क्यों वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, क्योंकि उनको अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कि जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनमें ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि उनको सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद आता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होगा ना, सीलिया प्रेजेंट होगा। मान लो ये आपकी सेल्स हैं एपिथेलियम की, एंड इन एपिथेलियम के सेल्स के ऊपर में सीलिया प्रेजेंट है, ये वाले को बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ओके, सिलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब कि अब नाम ही उसका इस बेसिस पे रखा गया है कि सीलिया उसमें प्रेजेंट है। सीलिया होती क्या है एक्चुअली, सीलिया जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एंड वो फॉर्म करता है एपिकल पार्ट को किसी भी एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है। एंड ये है ना जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, वो मेजरली हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि वो सो दैट इंश्योर कर सके यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि अगर फेलोपियन ट्यूब की बात करूँ तो फेलोपियन ट्यूब में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है ऑफ द ओवा, ऐसे ही वहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, आप 12th में पढ़ोगे उसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में एपिकल सरफेस पे। तो एपिकल सरफेस जो है, एपिकल सरफेस ऑलवेज फेसेस ईदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। दूसरा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेलुलर लेयर है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। माइक्रोविलाई क्या करता है, माइक्रोविलाई इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। चौथा है सीलिया, सीलिया हेल्प्स करता है मूवमेंट में किसी भी चीज़ के एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको प्लीज़ एक बार देख लेना। ओके, अब आते हैं एपिथेलियम टिश्यू पे की टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू के मेजरली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में ना तीन चीज़ें आएंगी, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। एंड कंपाउंड एपिथेलियम के में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा, जिसको मैं आगे
बहुत क्लियरली समझाऊंगी, ठीक है। बात करें सिंपल एपिथीलियम की। सिंपल एपिथीलियम यार एक ही लेयर से प्रेजेंट है, एक ही लेयर उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड इसका मेजर रोल जो है ना सिंपल एपिथीलियम का, वो होता है सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में, ठीक है, जो कि नॉर्मली एपिथीलियम का काम होता है। एपिथीलियम का दूसरा टाइप है कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम में इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर में नहीं होती है ये, इसके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं एंड इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन एंड कवरिंग में। कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि देखो कोई भी अगर आपसे मैं पूछूँ कि जहाँ पे बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है वो अगर सिक्रीशन में या फिर एब्जॉर्प्शन में काम करेंगी ज़्यादा, या फिर मैं आपसे पूछूं कि जो एक लेयर पे प्रेजेंट है वही डिफ्यूज़न में या फिर फिल्ट्रेशन में काम आएंगी, तो आपका खुद से ही बहुत ईज़िली आप बता सकते हो कि जो सिंगल लेयर है वही सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में काम आएंगी। बट जो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है वो कैसे आएंगी, मल्टीपल लेयर में अगर प्रेजेंट है उसको बहुत टाइम लग जाएगा एंड अगर वो बहुत ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है तो उसमें तो फिल्ट्रेट हो ही नहीं पाएगा कोई चीज़। तो ये ऐसे कंपाउंड एपिथेलियम होता है, ठीक है। उसके बाद ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 types. First is simple squamous epithelium, second is simple cuboidal epithelium, third is simple columnar epithelium. तीनों को एक एक करके अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में अगर मैं पढ़ाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता आपके लिए, जो कि आपके लिए फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में मैसअप नहीं की हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड इफ़ यू गाइज लाइक सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो भी मेरे को प्लीज़ बताना, एंड अगर आपको किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए सो वो भी आप बता देना। सो टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।